नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपने जो GS3 और GS1 से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है हमारा जो लैंड टेन्योर सिस्टम है, जो हमारा भू राजस्व है उसके बारे में। ठीक है, ये जो भूमि है, जो हमारा खेत है, उस पर टैक्स शुरू से लिया जाता रहा है। वैदिक काल में लिया जाता था गुड्स के टर्म्स में, सेवा के टर्म्स में। बाद में ये आपका टैक्स मॉनेटरी हो गया, ये टैक्स आपको कैश में पे करना पड़ता था। तो शुरू से टैक्स चलता आ रहा है, वैदिक काल, गुप्ता काल, फिर हमारे जो ये इस्लामिक जो हमारे थे सल्तनत था, फिर हमारा जो मुग़ल एरा वाला था, पूरा ब्रिटिश तक आते आते ये सब पूरा कंटिन्यू रहा। हम समझेंगे कि ब्रिटिश ने भारत में आकर के जो 3 नए बंदोबस्त को इंट्रोड्यूस किया। पहला था ज़मींदारी, दूसरा है रौयतवाड़ी, तीसरा है महालवाड़ी। ये जो तीनों सिस्टम है इसको हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है जहाँ पर हम जो स्थायी बंदोबस्त है, ज़मींदारी सिस्टम है, इसके बारे में हर एक चीज़ आपको हम बताएंगे। ये सिस्टम क्यों डाला गया, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी स्थायी बंदोबस्त की अंग्रेज़ों को, ठीक है ना। पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिक रीजन सब बताएंगे आपको। इसके क्या फीचर्स थे, ज़मींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चलिए, हमने एक सवाल दिया था, हम डेली एक सवाल देते हैं और इस सवाल के बहाने पर जो टॉपिक्स हैं ना उन्हें कवर करते हैं। मतलब कि सवाल बस एक बहाना है, हमें आपको टॉपिक समझाना है। सवाल क्या था, आपको बताना था अंतर ज़मींदारी और रौयतवाड़ी सिस्टम के बीच में। आप अंतर बता पाएंगे तब जब आप दोनों को समझेंगे तब, है ना। चलो, ब्रिटिश ने भारत पर जो पॉलिटिकल अधिकार है वो किया। प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ब्रिटिश को जो 2 मेन पावर था वो मिल गया। कौन कौन सा पावर? टैक्स इकट्ठा करने का पावर, दूसरा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का पावर। क्लियर है। जो मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़मींदारी, रौयतवाड़ी, महलवाड़ी के पीछे, ये नहीं था कि हमारे कृषि को मॉडर्नाइज कर दिया जाए, इसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। उनका पर्पस ये था कि कंपनी के लिए मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए, कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व कैसे इकट्ठा किया जाए, किसानों से लूटा कैसे जाए। क्लियर है। क्योंकि अच्छा, लैंड पर ही क्यों जोर दिया? क्योंकि जो आपका भू राजस्व है ये अंग्रेज़ों की आमदनी का मेजर सोर्स था। अंग्रेज अगर 100 रुपया कमा रहा है ना, तो 100 में से 50 रुपया 30 पैसा उसको लैंड रेवेन्यू से ही मिल रहा है। आधी आमदनी चूंकि उसकी ज़मीन से ही आ रही है, इसीलिए उन्होंने लैंड रेवेन्यू पर ही जोर दिया। अब सर आप 3 वीडियो में क्यों बना रहे? थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए आप आराम से तीनों पार्ट को अलग अलग देख सकें, इसलिए हम इसको 3 भाग में बांट दे रहे हैं। कंप्रिहेंसिवली कवर करेंगे ना, कुछ छूटेगा नहीं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमने NCERT, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, सुमित सरकार, हमने ये 4 किताबें कवर की है इस आपके लेक्चर को बनाने के लिए। ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई। ब्रिटिश ने लैंड को ही क्यों चुना हमने समझा। अब ब्रिटिश को शुरू में क्या मिला? ब्रिटिश किसके बाद आए? मुगल के बाद आए। तो मुगल भी तो इकट्ठा किया करते थे लैंड टैक्स। कैसे किया करते थे? उनका सिस्टम था। उनके समय में जो ज़मींदार हुआ करते थे, देखो ज़मींदार पहले से थे। ज़मींदारी सिस्टम क्यों आया उसका भी कारण है, ठीक है ना। ज़मींदारी सिस्टम ही क्यों लाया गया, कुछ और क्यों नहीं लाया गया, ठीक है ना। तो लाने के पीछे कारण था, कुछ समस्याएं जो अंग्रेज झेल रहे थे। पहला, जो ब्रिटिश का सामान है जो ब्रिटेन में बनता था उसका डिमांड यहाँ पर काफ़ी कम था। क्यों सर? कई सारे कारण थे। क्योंकि हमारा खुद का सामान बहुत बेहतरीन था, ब्रिटेन के सामान की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी क्वालिटी हमारी अच्छी थी। क्योंकि अभी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है, हमारे जो कारीगर हैं, उनको अभी नष्ट करना बाकी था ना, इसीलिए ब्रिटिश गुड्स की डिमांड कम थी। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है अभी तक वो नहीं फैली थी। जब अंग्रेजी शिक्षा नहीं फैली, भारतीय अंग्रेज नहीं पैदा हुए, तो फिर डिमांड कहाँ से रहेगी, ठीक है ना। तो ये सब कारण थे। तो हमारे यहाँ
जो डिमांड है वो कम थी। चूंकि डिमांड कम है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। ब्रिटिश फॉलो किया करते थे मर्केंटलिज्म पॉलिसी। इस पॉलिसी के मुताबिक तुम्हारा घाटा मेरा फायदा, मेरा घाटा तुम्हारा फायदा। तो अगर यहाँ पर ब्रिटेन को फायदा होना है तो भारत का घाटा होना चाहिए, तभी तो फायदा होगा, ठीक है ना। तो करता क्या था कि ब्रिटेन से कंपनी सोना और चांदी यहाँ करके लाता था, सोना चांदी यहाँ पर ला करके यहाँ से सामान खरीद करके ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया करता था, भेजा करता था। समझ गए बात। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा तुमको जैसे माल खरीदना है खरीदो, हमारे यहाँ से सोना चांदी मत लेके जाओ, ठीक है ना। तो उनका वहाँ से पैसा है जो बंद हो गया। अब सर यहाँ पर पैसा, यहाँ पर हम सामान खरीदें कैसे? जब भारत में सामान खरीदेंगे नहीं तो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो कंपनी को पैसे का जुगाड़ भारत में ही करना था। अब जुगाड़ कहाँ से हो? एक तो था युद्ध से जो पैसे आते थे वो, दूसरा यहाँ पर जो भू राजस्व है ना, लैंड रेवेन्यू, उसको इकट्ठा करते थे और यहाँ से सामान खरीद करके भेजा करते थे। क्लियर हो गया ये बात। तो ये 3 समस्या थी जिसको झेलते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर लैंड रेवेन्यू पर जोर दिया, यहाँ पर उन्होंने सेटलमेंट डाले। क्लियर है। तो आपने समझा यहाँ पर कि वो भारतीयों से रेवेन्यू लेने लग गए, यहाँ का रॉ मटेरियल खरीदा, वहाँ एक्सपोर्ट करने लग गए और पैसा कमाया। मगर यहाँ पर कुछ समस्याएं थीं। पहला, मुगल तो हमारे देश के थे, वो शुरू से यहाँ पर रह रहे थे, उनको पता था कि लैंड रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करना है। ब्रिटेन तो नए नए थे, कितने भी इंटेलिजेंट हों, हमारा जुगाड़ है, उसको नहीं झेल पाए, उसको नहीं सीख पाए, समझ नहीं पाए। तो ब्रिटिश के लिए हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, काफ़ी जटिल था, नहीं समझ पाए ब्रिटिश। उन्होंने एक आसान तरीका निकाला। उन्होंने कहा हम समझ नहीं पाए तो क्या हुआ, तुम तो समझ पा रहे हो, तो हमारे जगह पर तुम इकट्ठा करो, तुम राजस्व इकट्ठा करो और तुम हमको दे दो। तभी जो जमींदार हैं, मुगल काल के जमींदार हैं ना, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया। मुगल काल में वो केवल जमींदार थे, ब्रिटिश काल में वो लैंड लॉर्ड बन गए। क्या बन गए? जमीन का मालिक बन गए। मुगल काल में जमीन के मालिक नहीं थे वो। मुगल काल में वो केवल किसान से इकट्ठा करना है टैक्स और वहाँ पर हमारे जो है ना मुगल शासक, उनको देना है। यहाँ पर इनके पास 2 चीज़ें थीं। पहला, इनके पास लैंड का ऑनरशिप था, दूसरा इनको टैक्स इकट्ठा करके देना था। तो ये दोनों अंतर थे। ज़मींदार मुगल टाइम में भी था, ज़मींदार ब्रिटिश टाइम में भी था। जो मुगल ज़मींदार था इसका ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं था। ब्रिटिश ज़मींदार था, ये ज़मीन का मालिक हुआ करता था, इसका काम था ज़मीन का मालिक होना और टैक्स इकट्ठा करके ब्रिटिश को देना। समझ गए बात। तो बाबा कॉर्नवालिस आए, उन्होंने पूरा काम को आउटसोर्स कर दिया देसी मिडिलमैन को, ज़मींदार, जागीरदार, इनामदार, लंबरदार, इन सबको उन्होंने दे दिया कि तुम एक काम करो, ये जो राजस्व इसको इकट्ठा करो और हमको दो। ये जो आपका फीचर है आउटसोर्सिंग का, ये इम्प्लीमेंट किया 3 सिस्टम में। पहला सिस्टम है आपका स्थायी बंदोबस्त 1793। फिर आता है रौयतवाड़ी 1820, महालवाड़ी 1822। यहाँ पर आपका एक MCQ बनेगा, वो पूछेगा कि बाबू ये बताओ क्रोनोलॉजी क्या है, कौन पहले इंट्रोड्यूस किया गया, कौन बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। पहले किया गया स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद किया गया रौयतवाड़ी बंदोबस्त, फिर उसके बाद किया गया महालवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी, रौयतवाड़ी, महालवाड़ी। क्लियर है? ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बातें हुई। अब हम करते क्या हैं, हम बारी बारी से जो तीनों है उसको हम समझते हैं। जो अभी हम केवल जो है ना मोटा मोटा जो छोटी छोटी बातें हैं हम केवल वो देख लेंगे, विस्तार में बातें हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे इन सब के बारे में। ठीक है।
जो आपका स्थायी बंदोबस्त है इसको इंट्रोड्यूस किया गया बेबी बिहार और बंगाल में। क्लियर है, बेबी बिहार बंगाल में डाला गया और उस समय उड़ीसा इन्हीं का पार्ट था। तो अगर आपको उड़ीसा ऑप्शन में दिया रहे ना तो आप मार दिया कीजिए ऑप्शन में, ठीक है ना। पहले ये बिहार का ही पार्ट था, बिहार भी मतलब अंदर ही था बंगाल के, तो बिहार बंगाल उड़ीसा कह सकते हैं इसको। कॉर्नवालिस और जॉन शोर ने किया था इंट्रोड्यूस 1793 में। यूपी सवाल पूछ चुका है पिछले साल ही कि किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्थायी बंदोबस्त, जॉन शोर और कॉर्नवालिस, दो महानुभाव याद रखिएगा। कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने का जो काम है आउटसोर्स कर दिया जमींदार को। सिस्टम काफी एक्सप्लॉयटेटिव था, जमींदारों ने खूब लूटा, किसानों को लूट करके पैसा खुद रखा और कुछ अंग्रेजों को दिया। इसी कारण से ब्रिटिश ने इसको दूसरे भाग में इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों सर? जब आप किसानों को नोचेंगे खसोटेंगे तो आपके पीजेंट रिवॉल्ट होंगे, कई सारे रिवॉल्ट हुए थे, ठीक है ना। तो इन रिवॉल्ट के कारण ब्रिटिश ने इस सिस्टम को भारत के दूसरे भाग में इंप्लीमेंट नहीं किया। अवध में डलहौजी ने चाहा कि हम महलवारी इंप्लीमेंट कर दें, मगर 57 में आपका क्रांति हो गया। बाद में कैनिंग ने यहाँ पर तालुकदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो कि स्थायी बंदोबस्त के समान ही था। क्लियर है। अब हम आते हैं रौयतवाड़ी पर। ये केवल ट्रेलर है अस्थायी बंदोबस्त का केवल ट्रेलर है, पूरा कहानी अभी आएगा, चिंता मत करो। अब थोड़ा सा बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा के, ताकि हाँ आपको लगे कि हाँ पता हो गया तीनों चीज़ें मोटी मोटी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला आता है रौयतवाड़ी। कहाँ पर लगा सर? MBA मद्रास, बॉम्बे, आसाम, ठीक है। बेबी ने MBA किया, क्या किया? बंगाल बिहार उड़ीसा ने MBA किया, मद्रास, बॉम्बे और आसाम। कौन महानुभाव थे? थॉमस मुनरो और रीड। पढ़ करके MBA किया है बाबू, रीड करके MBA किया है। किसने? मुनरो ने पढ़ करके MBA किया है। और ये तो हुआ मद्रास में। बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया गया विनगेट और गोल्ड स्मिथ के द्वारा। मुनरो ने पढ़ करके MBA किया और सोना कमाया। क्या किया? सोना विन किया। याद रहेगा? आप याद रहे ना रहे, आप वहाँ पर ऑप्शन कर देंगे। आपके सामने ऑप्शन आएगा ना, आप आपको स्ट्राइक करेगा, चमकेगा, अरे कहीं तो सुना हुआ था, अरे सुमन सर ने बताया था, याद आएगा और आप ऑप्शन लगा देंगे। क्लियर है। 1820 में रौयतवाड़ी को पूना में ट्राई किया गया मगर फेल हो गया। बाद में विंटगेट और गोल्ड स्मिथ ने बॉम्बे में सर्वे सिस्टम शुरू किया और वहां पर अलग सिस्टम को अप्लाई किया। क्लियर है। कंपनी किसानों से सीधा रेवेन्यू इकट्ठा करता था, रौयत से, किसान से रेवेन्यू सीधा इकट्ठा किया करता था। यहां पर कोई भी दलाल, कोई भी बिचौलिया नहीं था, कोई भी मिडिल मैन नहीं था। क्यों सर? क्योंकि इन एरिया में जमींदार हुआ ही नहीं करते थे। अरे यहां पर जमींदार ही नहीं है तो किनको दोगे इकट्ठा करने का काम, आउटसोर्स किसको करोगे? इसीलिए यहां पर ब्रिटिश ने खुद अपने हाथों में जिम्मेदारी ली। ये हो गया रौयतवाड़ी। क्लियर है। अब आते हैं महलवारी पर। यह किया गया इंट्रोड्यूस गंगेटिक वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सेंट्रल इंडिया के जो कुछ पार्ट है ना वहां पर। क्लियर है। और पंजाब में भी। यहां पर कंपनी ने जो टैक्स इकट्ठा करने का काम है वो दिया गांव के प्रमुख को, जो विलेज हेडमैन होता है ना उसको। महाल मतलब गांव लेवल पर टैक्स इकट्ठा किया जाता था। मान लो कि गांव में दबंग है, हुड़हुड़ दबंग, तो उसको कह दिया कि तुम पूरे गांव में, तुम बाहुबली हो तो तुम पूरे गांव में से टैक्स इकट्ठा करोगे, हमको ला करके दोगे। अब गांव में जो बलशाली रहेगा उसी को देंगे ना टैक्स इकट्ठा करने के लिए, किसी कमजोर को तो देंगे नहीं। तो यहाँ पर जो विलेज हेडमैन था उसको बोलते हैं लंबरदार, उसको कहा गया कि तुम टैक्स इकट्ठा करो और हमको दे दो। क्लियर है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में वहां पर शुरू में स्थायी बंदोबस्त था मगर बाद में वहां पर महलवारी बंदोबस्त को डाल दिया गया 1822 में। तो हमने संक्षेप में देखा स्थायी
रौयतवाड़ी और महलवाड़ी के बारे में। अब सर भारत में कितने कितने एरिया कौन कौन से के अंतर्गत था? अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि ये बताओ बेटा, जमींदारी, महलवाड़ी और रौयतवाड़ी में से सबसे ज़्यादा एरिया किस बंदोबस्त के अधीन था? बताओ बताओ। 57% था जमींदारी के अंतर्गत, ठीक है ना। रौयतवाड़ी का आता है 38%। कितना सर? 38%। आपका 5% है महलवाड़ी के अंतर्गत। क्लियर है? जमींदारी के अंतर्गत था 57%, महलवाड़ी 5%, रौयतवाड़ी 38%। क्लियर है? तो आप अरेंज कर देंगे जिमर, ZRM, या फिर कुछ और याद कर लो। ZRM कैसे तुमको बनाना है, ठीक है ना। मोने से बना लो, कैसे याद रखोगे इसको, ठीक है। तो ओवरऑल कवरेज क्या था? जमींदारी 57%, रौयतवाड़ी 38%, महलवाड़ी 5%। क्लियर हो गया? चलो, ये तो हो गई बातें संक्षेप में हमारा जो ये 3 सेटलमेंट है ना उसके बारे में। अब करते क्या हैं, हम लोग अगले वीडियो में जो स्थायी बंदोबस्त है उसको हम समझेंगे पूरे विस्तार से। क्या करेंगे सर? ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये क्या था, कहाँ था, क्या क्या सर्कमस्टांसेस से कि आपका इसको लीड हुआ, फिर इसके फीचर्स क्या हुए, सब बातें बताएंगे। अगला लेक्चर हमको लगता है कि कम से कम आधे घंटे का होगा। अभी 16 मिनट तो हो गया है, तो हम इसको अलग भाग में बांटेंगे। अगला भाग जो आप देखेंगे वहाँ पर आप अस्थायी बंदोबस्त के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियो हों, फटाफट ख़त्म होए तो मज़ा आता है, ठीक है ना। चलो, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो का लिंक कमेंट के नीचे दिया गया है। अगले पार्ट का लिंक और PDF दोनों कमेंट में नीचे आपको पिन कर दिया गया है, बस उसको क्लिक कीजिए, आपका नया वीडियो खुलेगा। एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।